अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर ही ली है तो इसको पूरा देखकर फिर बंद कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। इस पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। स्टीव जॉब्स, जिसे आप शायद सब जानते हों, अगर कोई नहीं जानता तो ये एप्पल कंपनी के फाउंडर्स हैं। 2005 में इन्होंने एक स्पीच दी थी जो आज तक लोगों के कानों में गूंज रही है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट में उन्होंने बहुत ही कमाल की बातें कही हैं। इनकी जिंदगी की बेहतरीन स्पीच, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इसके पहले हिस्से में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जिन डॉट्स की नुक्तों की बात हो रही है वो हमारी जिंदगी में होते हैं। मतलब जैसे कि हम किसी कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं, हमें कोई हादसा पेश आ जाता है या हमें जॉब से निकाल दिया जाता है, तो आगे चलकर जिंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़ती है। मतलब फ्यूचर में जाकर हमें एहसास होता है कि वो हादसा हमारे साथ ना हुआ होता तो आज मैं जहाँ हूँ यहाँ ना पहुँच पाता। स्टे हंग्री स्टे फुलिश का तर्जुमा कुछ इस तरह है। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती का मौका है कि मैं आज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड की एक तकरीब में आपके सामने हूँ। सच तो ये है कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हूँ, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है कि मैं कॉलेज ग्रेजुएट्स को इतने करीब से देख रहा हूँ। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा और कोई बड़ी बात नहीं करूँगा। पहली कहानी है कनेक्टिंग डॉट्स, यानी नुक्तों को जोड़ना। मैंने रीड कॉलेज को पहले 6 महीनों में ही छोड़ दिया और उसी हालत में तकरीबन 18 महीने रहा, यहाँ तक कि पूरी तरह कॉलेज छोड़ दिया। सवाल ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। उसकी शुरुआत होती है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी सगी माँ एक जवान गैर शादीशुदा कॉलेज ग्रेजुएट थी। उसने फैसला किया कि वो मुझे किसी को गोद दे दे। मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि वो किसी कॉलेज ग्रेजुएट को ही गोद दे। फिर फैसला हुआ कि मैं एक वकील और उसकी बीवी को सुपुर्द कर दिया जाऊंगा, मगर आखिरी वक्त में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। उस वक्त मेरे माँ बाप को, जिन्होंने मुझे पाला है, उनको फ़ोन आया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, क्या आप उन्हें गोद लेना चाहेंगे। उन्होंने फौरन हामी भर दी। जब मेरी सगी माँ को पता चला कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्होंने अडॉप्शन पेपर पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर इस शर्त पर मुझे उनको दे दिया गया कि वो इन्हें कॉलेज भेजेंगे। मेरे वालिदैन ने मेरी सगी माँ से वादा किया कि आपका बेटा ज़रूर कॉलेज जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी और मैं यकीनन कॉलेज गया, मगर मैंने जो कॉलेज चुना वो स्टैनफोर्ड की तरह बहुत महंगा था और मेरे वालिदैन का सारा पैसा कॉलेज ट्यूशन फीस में चला जाता था। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी के साथ क्या करने जा रहा हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह मदद करेगा, जबकि मैं अपने वालिदैन की पूरी उम्र की जमा पूंजी खर्च कर रहा हूँ। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, सोचा जो होगा देखा जाएगा, और उस वक्त मैं बहुत परेशान था। लेकिन अब मैं जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला कर चुका था। मेरा कॉलेज को छोड़ना दरअसल उन चीज़ों को छोड़ना था जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उन चीज़ों की शुरुआत थी जो मुझे बहुत पसंद थी। ये इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। मैं अपने दोस्त के घर ज़मीन पर सोता था और कोक की बोतलें जमा करके उनके बदले खाना खरीदता था, और 7 मील पैदल चल के एक मंदिर में हर इतवार को अच्छा खाने के लिए जाता था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं जिस राह में कदम रख चुका था, अपने तजस्सुस और इज़्तिराब की वजह से जो कुछ मैंने किया, या वो मेरे लिए बहुत ही कीमती साबित हुआ। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। रीड कॉलेज मुल्क में कैलीग्राफी का बेहतरीन कॉलेज था। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक ड्रॉर का लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथ से नक्श किए गए थे। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, रेगुलर क्लासेस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने के लिए उसकी क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने तय किया कि सब कुछ अच्छी तरह से सीखूंगा। ये सब तजर्बा मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छा था। ये सब कुछ इतना अच्छा था कि उसे साइंस के तरीके से कैप्चर नहीं किया जा सकता। उस वक्त मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करूँगा। लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया
तो उस वक्त ये सब काम आया। मैंने उसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और मैक एक बड़ी खूबसूरती से टाइपोग्राफी का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में दूसरी क्लासेस छोड़कर कैलीग्राफी ना सीखी होती तो मैक अपनी खूबसूरत फ़ॉन्ट और बनावट के साथ वजूद में ना आया होता। और चूंकि विंडोज़ ने इसे कॉपी किया, शायद वो पर्सनल कंप्यूटर आज ना होते जो वो आज हैं। अगर मैंने उस वक्त कॉलेज ना छोड़ा होता तो शायद ये खूबसूरत कंप्यूटर्स अपनी बनावट से महरूम होते। यकीन करें, कॉलेज के ज़माने में मुस्तकबिल को देखकर इन नुक्तों को समझना नामुमकिन था, मगर 10 साल पीछे जाकर इनको देखकर ज़िंदगी के नुक्ते वाज़ह हो जाते हैं। यकीनन आप फ्यूचर में जानकर कभी भी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट मिला सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर फ्यूचर में ज़रूर कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको किसी न किसी पर यकीन करना होगा, अपनी सलाहियत, अपनी किस्मत पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने काम पर, क्योंकि यही चीज़ आपको दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देती है। असल आवाज़ सुनने की हिम्मत जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। That will make all the difference। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और नुकसान की। मैं बहुत खुशकिस्मत था, मैं जिस चीज़ को चाहता था वो मुझे मिल गई। वोज़ और मैंने अपने वालिदैन के गिराज से 20 साल की उम्र में एप्पल की शुरुआत की। हमने दिन रात एक कर दी और बहुत मेहनत की और एप्पल को हम दोनों ने 10 साल में $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बना दिया। हमने सबसे खूबसूरत इजाद मैकिन्टोश को पेश किया। मैं जब 30 साल का हुआ तो मुझे मेरी अपनी ही कंपनी से फारिग कर दिया गया। आप अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? खैर, जैसे जैसे कंपनी ने तरक्की की, मैंने एक बहुत ही काबिल इंसान को अपने साथ मिलाया। मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी चलाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कंपनी के मुस्तकबिल प्लान को लेकर हमें इख्तलाफ होने लगा। जब ये सब हुआ तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके साथ हो गए और मैं 30 साल की उम्र में कंपनी से निकाल दिया गया। यकीन जानिए, सब लोगों के सामने निकाला गया। जो मेरा सब कुछ था वो सब चला गया। ये बहुत ही दर्दनाक था। शुरू में कुछ महीनों में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं खुद को बिल्कुल नाकाम समझ रहा था। मैंने डेविड पैकर और बॉब नॉइस से मुलाकात की और उनसे माफ़ी मांगी। ये एक शर्मसार नाकामी थी और मैंने सब कुछ छोड़कर भागने का भी सोचा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए परजोश हूँ। मुझे अभी वो चीज़ें प्यारी थी जो मैंने की थी। एप्पल में जो कुछ भी हुआ था उससे मेरे जोश में ज़रा भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट तो कर दिया गया, मगर मुझे अपने काम से अभी भी प्यार था। इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे एप्पल से निकाले जाने से बेहतर चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती थी। कामयाब होने की वजह से फिर से आगाज़ करना बहुत हल्का सा लग रहा था। मैं बिल्कुल फ्री महसूस कर रहा था। इसलिए मैं ज़िंदगी के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर की बुनियाद डाली। इसी दौरान मुझे एक लड़की से प्यार हो गया जो कि आगे चलकर मेरी बीवी बनी। पिक्सर आगे बढ़ी और दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटराइज एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। पिक्सर अब दुनिया में सबसे कामयाब एनिमेटेड स्टूडियो है। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि नेक्स्ट कंपनी को एप्पल ने खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। और नेक्स्ट की ही टेक्नोलॉजी थी जिसने एप्पल को नई जिंदगी दी और आज एप्पल नेक्स्ट की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से ना निकाला जाता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था। ये सब एक कड़वी दवा की तरह था, मगर मरीज को ये ज़रूरी थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है, मगर तुम खुद पर यकीन रखो और हिम्मत मत हारो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो चिंगारी मुझे रुकने नहीं देती थी वो ये कि मैं जो करता था उससे मुझे मोहब्बत थी और मुझे वो करने में मज़ा आता था। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उस काम को जिससे तुम्हें प्यार है। जितना प्यार ढूंढना ज़रूरी है उतना ही उस काम को ढूंढना ज़रूरी है जिसे करने में आपको मज़ा आता है। तुम्हारा काम तुम्हारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लेगा। खुश और मुतमिन रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो काम करो जिसे तुम सच में अजीम समझते हो
और अजीम काम करने का वाहिद रास्ता यही है कि वो काम करो जिसे तुम्हें प्यार हो, जिसे तुम्हें करने में मजा आए। अगर आपको वो काम अभी तक नहीं मिला तो रुको मत, उसकी तलाश जारी रखो, जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है। और वो जब भी आपको मिलेगा आपको पता चल जाएगा। और जैसा किसी एक अच्छे ताल्लुक में होता है, वो वक्त के साथ साथ और भी अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए अपनी तलाश जारी रखो, रुको मत। मेरी तीसरी कहानी है मौत के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने किसी जगह पढ़ा था कि हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी दिन हो। और यकीनन ये किसी दिन सच भी साबित हो जाएगा। और उसने मेरे दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठ के शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है कि अगर मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन होता तो मैं क्या वो करता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब कई दिन तक लगातार जवाब नहीं मिलता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। मैं जल्दी मरने वाला हूँ, इस सोच ने मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले करने में मेरी बहुत मदद की है। क्योंकि मैं जब भी एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ, मेरी सारी उम्मीदें, सारा गरूर, नाकाम होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है। और फिर वही बचता है जो वाकई में ज़रूरी होता है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना ही है, किसी चीज़ के खोने के डर को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई सबब नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। तकरीबन 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे नहीं पता था कि पैनक्रियाज किसे कहते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे लाइलाज कैंसर हुआ है, मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें तरतीब दूं, जिसका आसान मतलब ये होता है कि आप मरने की तैयारी करें। इसका मतलब आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 सालों में करना चाहते थे वो इन चंद महीनों में कर लें। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप सब कुछ ऐसे तरतीब कर लें कि आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। और इसका एक ये भी मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय बोल दीजिए। पूरा दिन मैं यही सोचता रहा। उसी शाम मेरा बायोप्सी हुआ, जिसमें उन्होंने मेरे हल्क से एंडोस्कोप डाला, मेरे पेट और मेरी अंतड़ियों से गुजरती हुई एक सुई मेरे पैनक्रियाज में डालकर मेरे ट्यूमर से कुछ सेल निकाले। मैं तो बेहोश था, मगर मेरी बीवी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल देखे तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे बहुत ही हैरानकन कैंसर है, जो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और खुशकिस्मती से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब इससे पहले मैं कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूँ अगले कुछ सालों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद मैं और भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मौत एक इंतहाई मुफीद तस्वर है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी नहीं। लेकिन हकीकत ये है, मौत हमारी तकदीर है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया, और वो ऐसी ही है जैसे उसे होना चाहिए। क्योंकि शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा शाहकार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों का रास्ता खोलती है। और इस वक्त वो नए आप हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माजरत ख्वाह हूँ, मगर ये सच है, यही हकीकत है। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए इसे किसी दूसरे की ज़िंदगी समझकर ज़ाया ना करो। बेकार सोचों में ना पड़ो। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से ना जियो। दूसरों की आवाज़ से अपने अंदर की आवाज़ को ना दबने दो। आपके अंदर की आवाज़ जानती है कि आपको क्या करना चाहिए, बाकी सब गैर ज़रूरी है। बेहतरीन ख्यालात को अपना साथ दीजिए और बेहतरीन ख्यालात की तलाश में रहिए। मैं जब नौजवान था उस वक्त एक बेहतरीन रसाला द होल अर्थ कैटलॉग हमारे ज़माने का बाइबल हुआ करता था। उस रसाले को स्टीवर ब्रैड नामी शख्स निकाला करता था, जो यहाँ मेलनो पार्क से दूर नहीं है। उसने उस रसाले को नज़मनुमा बनाया हुआ था। ये 1960 की बात है। पर्सनल कंप्यूटर से वो पहले बनाया जाता था। वो ज़माने में गूगल जैसा था। गूगल बनने से 35 साल पहले वो रसाला एक मसाली
अच्छी तरह डिज़ाइन रहता था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इशूज़ निकाले और जब इन्होंने इशू निकाला, ये 1970 की बात है और उस वक्त मैं आपकी उम्र का था। उसके फाइनल इशू के कवर के पीछे एक तस्वीर थी जिसके नीचे कुछ अल्फाज थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, भूखे रहो और बेवकूफ़ रहो। ये उनका आखिरी पैगाम था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। और मैं इसे हमेशा अपने लिए ही समझता था। अब तुम ग्रेजुएट होकर नई ज़िंदगी शुरू करो, मेरी आपसे भी यही ख्वाहिश होगी, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस स्पीच की समझ नहीं आई तो इसको दोबारा सुने, अगर फिर भी नहीं आती तो फिर से सुने। तब तक सुनते रहें जब तक इसकी समझ ना आ जाए, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ वाज़ह कर दी गई है। जब आप समझ जाएंगे, जब आपको समझ आ जाएगी, फिर दूसरों से शिकायतें करना, अपनी किस्मत का रोना रोना बंद कर दोगे और अपने काम को दिल से करने में लग जाओगे। इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह हाफिज़।